हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम की ऑफ एन अंडर एक्साइटेड एंड ओवर एक्साइटेड मोटर। तो देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का जो फेजर डायग्राम है उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था और ये देखा था कि वैरिंग फील्ड करंट का फेजर डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आज हम लोग बात करते हैं कि मोटर किस स्टेट में अंडर एक्साइटेड होती है और किस स्टेट में ओवर एक्साइटेड होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेजर diagram of under excited and over excited मोटर। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो कंडीशन होती है, एक है अंडर एक्साइटेड और एक है ओवर एक्साइटेड की। तो पहले हम लोग बात करते हैं अंडर एक्साइटेड की। अंडर एक्साइटेड के लिए क्या होता है कि अंडर एक्साइटेड के लिए जो कंडीशन होती है कि कोई भी मोटर अंडर एक्साइटेड कब होगी, जब व्हेन ईएफ कॉस डेल्टा, व्हेन ईएफ कॉस डेल्टा, इसमें कौन सी चीज क्या है ये सब हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ईएफ क्या है, डेल्टा क्या है, वी क्या है। अगर ईएफ कॉस डेल्टा इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज वी, देन द सिंक्रोनस मोटर हैज ए लैगिंग करंट। तो क्या होता है इस कंडीशन में, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, लैगिंग करंट होती है, लैगिंग करंट। और लैगिंग करंट होती है और क्या करता है, ये जो हम उसको रिएक्टिव पावर दे रहे हैं उसको ये कंज्यूम करता है, यानी कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर क्यू। ठीक है। तो इस स्टेट में सिंस द फील्ड करंट इज स्मॉल इन दिस केस, द मोटर इज सेड टू बी अंडर एक्साइटेड। तो इस केस में क्या होता है कि फील्ड करंट जो होती है वो स्मॉल होती है, फील्ड करंट इज स्मॉल, एंड दैट्स व्हाई मोटर इज कॉल्ड अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड। ठीक है। अब इसका अगर हम कहें आपसे कि फेजर डायग्राम बनाइए अंडर एक्साइटेड मोटर का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए आपने कहा कि से सबसे पहले आपने ड्रॉ किया, ये हो गया V। ठीक है। और ये आपने लिया EF, तो मान लीजिए ये हो गया EF, दिस इज EF। ठीक है। अब तो V इज इक्वल टू EF प्लस IA एक्सेस होता है, यानी ये जो वेक्टर हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया IA एक्सेस। ठीक। और इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे इस डायग्राम को, तो जहां पे ये परपेंडिकुलर पड़ेगा इस तरह, ये आपकी IA की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक। जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे अंडर एक्साइटेड मोटर का तो वो इस तरह होगा। अब इसको मान लीजिए हमने कहा कि ये लाइन हमने इस तरह इंक्रीज किया और EF वाला जो पॉइंट है वो इस तरह किया। ठीक। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल तो V और IA के बीच का जो एंगल होगा वो तो फाई होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा आपका EF cos डेल्टा, दिस विल बी EF cos डेल्टा, और ये V से कम होगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है जब भी कोई मोटर अंडर एक्साइटेड होती है, तो इन कंडीशन में अंडर एक्साइटेड होती है और उसका फेजर डायग्राम इस तरह आता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवर एक्साइटेड की। ठीक है। ओवर एक्साइटेड केस में क्या होता है कि से पहले हमने लिखा ओवर एक्साइटेड, इसमें क्या होता है कि EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन V। Here EF cos delta is greater than V. The synchronous motor has a leading current and supplies Q। यानी अंडर एक्साइटेड से जस्ट उल्टा, यहाँ पे करंट क्या होगी, लीडिंग करंट होगी, और वहां पे तो वो Q को कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई करेगा, सप्लाईज Q टू द सिस्टम, सप्लाईज
Q टू द सिस्टम और वहां पे कंज्यूम कर रहा था। अब इसमें क्या होता है कि फील्ड वहां पे फील्ड करंट स्मॉल थी, यहाँ पे क्या होती है लार्ज होती है। तो सिंस द फील्ड करंट इज लार्ज इन दिस केस द मोटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें फील्ड करंट जो है आपकी वो लार्ज होती है, इसलिए मोटर जो है ओवर एक्साइटेड स्टेट में रहती है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करें ओवर एक्साइटेड मोटर का, तो वो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये हो गया V, दिस इज V। अब उसके बाद हमने कहा IA लीडिंग है, तो हमने कहा सपोज कीजिए ये हो गया IA और V और IA के बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा पाई। ठीक, और EF कहाँ है, तो मान लीजिए हमारा EF है ये, दिस इज EF। तो अब V बराबर EF प्लस IA एक्सेस होता है, तो ये लाइन हम मिलाएंगे इससे ऐसे वेक्टर को। ये वेक्टर क्या शो करेगा, ये IA एक्सेस शो करेगा। तो अगर ये IA एक्सेस शो कर रहा है तो आप इसको यहाँ मिलाएंगे IA पे इस तरह, ये सीधा सीधा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये IA हो गया, V हो गया, EF। अब इसमें इस पॉइंट और ये जो जहाँ EF की टिप मिल रही है ये पॉइंट, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा EF कॉस डेल्टा। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दिखा रहा देखिए EF कॉस डेल्टा जो है वो फिगर में भी फेजर डायग्राम में भी साफ साफ दिख रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन V की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ये ओवर एक्साइटेड हो गया, ओवर एक्साइटेड कहलाती मोटर। अब तीसरा जो रह गया आपका, तीसरा जो स्थिति रह गई वो रह गई नॉर्मली एक्साइटेड। तो थर्ड जो स्थिति होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मली एक्साइटेड। नॉर्मली एक्साइटेड की कंडीशन में क्या होता है कि EF cos डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो V के बराबर होती है। ठीक, देन द मोटर इज सेड टू बी नॉर्मली एक्साइटेड। और यहाँ पे Q कितना होता है, Q होता है 0। मतलब रिएक्टिव पावर ना तो ये लेता है, उस समय मोटर ना लेती है और ना देती है। दैट इज द मोटर इज नाइदर डिलीवरिंग नॉर एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर। then that time at that time motor is said to be normally excited। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और ये है कि द एक्साइटेशन करस्पॉन्डिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर इज नोन एज नॉर्मल एक्साइटेशन एंड cos phi इक्वल टू 1 एंड phi इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली एक्साइटेड केस में क्या होता है, द एक्साइटेशन करस्पॉन्डिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना हो जाता है, यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये हो गया कि cos phi की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और cos phi वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब phi की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। ठीक, तो ये तीन तरह की कंडीशंस में सिंक्रोनस मोटर काम करता है। एक हो गया आपका ओवर एक्साइटेड, दूसरा हो गया आपका अंडर एक्साइटेड और तीसरा हो गया नॉर्मली एक्साइटेड। तो इस तरह से पिछला जो वीडियो लेक्चर था और आज ये दोनों मिला के आप ये देख सकते हैं कि जब भी किसी सिंक्रोनस मोटर में फील्ड करंट को, अगर हम फील्ड करंट को अगर हम वेरी कराते हैं तो उसके ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो इन दोनों लेक्चर्स में आपको क्लियरली समझा दिया गया।
अगर कोई डाउट्स या कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।